हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बाय विज्ञान। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ C4 प्लांट्स के बारे में एंड C4 साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं। C4 प्लांट्स कौन से होते हैं? ये वो प्लांट होते हैं जो ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। ड्राई ट्रॉपिकल एरिया एंड C4 प्लांट C3 साइकिल भी शो करते हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाई प्रोडक्टिविटी इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है वो शो नहीं करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन, ये प्लांट C4 प्लांट जो होते हैं वो फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करते हैं, इसलिए इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये हाई लाइट को भी टॉलरेट कर सकते हैं। हाई लाइट, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी, इस सबको टॉलरेट कर सकते हैं। एंड ये लेस CO2 को भी टॉलरेट कर सकते हैं, यानी अगर इनको CO2 कम मिलेगा तब भी ये सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास एक स्पेशल एनाटॉमी होती है जिसे बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। एंड इनके एग्जांपल्स हैं, ये मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों शो करते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स प्लस डाइकॉट प्लांट्स। एग्जाम्पल है मास, लर्न करने की ट्रिक। मास, M से मेज, A से अमरंथस। अमरंथस एक डाइकॉट है एंड मोनोकॉट मेज है आपका। एक S से आता है आपका शुगर केन, शुगर केन, एंड एक S है आपका सॉर्गम। ये आपके C4 प्लांट्स लर्न करने की ट्रिक है। मास, M से मेज, A से एमरंथस, S से शुगर केन एंड S से सॉर्गन। अब ये प्रोडक्टिविटी इनकी हाई की होती है क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन यानी वेस्ट प्रोसेस होता है वो शो नहीं करते हैं। एंड इनके पास पेप्केज होता है जो कि बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है लेस CO2 में। एंड इनके पास स्पेशल फीचर होता है, स्पेशल एनाटॉमी होती है जिसे बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। तो मैं आपको क्रैन्स एनाटॉमी पढ़ाने वाली हूँ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्रैन्स एनाटॉमी के बारे में। क्रैन्स एनाटॉमी में क्या होता है, जैसे ये वेस्कुलर बंडल होता है यानी जाइलम फ्लोएम, फिर इसके अराउंड कुछ कंसेंट्रिक रिंग्स यानी गोल गोल जैसे रिंग्स होती हैं। यहाँ पर आपके बंडल शीथ सेल्स अरेंज होते हैं, बंडल शीथ सेल्स, एंड उसके पास होते हैं मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल, ये अंदर वाले कैसे हो गए, बंडल शीथ। अब इन्हें बंडल शीथ सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल के अराउंड होती हैं, उनको कवर करके रखती हैं। नेक्स्ट ये आते हैं हमारे पास मेसोफिल सेल्स। एंड क्रैन्स एनाटॉमी में कोई भी गैप नहीं होता है, यानी नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई भी स्पेस नहीं होता। टाइटली पैक्ड अरेंजमेंट होती है इनकी एंड टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होते हैं एंड इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो बंडल शीथ सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके फीचर से नीट में क्वेश्चन बन जाता है। बंडल शीथ सेल्स, तो ये कैसी सेल्स होती है, मल्टी लेयर। ये देखो सामने इसके, तो ये कैसी होती है, मल्टी लेयर, यानी कई लेयर की कंसेंट्रिक रिंग जैसी होती हैं, मल्टी लेयर होती हैं। एंड लार्ज सेल्स होती हैं, बड़े बड़े सेल्स होते हैं। कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, यानी नो ICS। एंड इम्परवियस टू वाटर, इम्परवियस
टू वाटर। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि मेसोफिल सेल एंड बंडल सेल में, तो हम पढ़ते हैं मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल के बीच में डिफरेंस, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेसोफिल सेल्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, एंड बंडल शीथ सेल्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो ग्रैनल होता है, ग्रैनल, यानी कि यहाँ के जो थैलेकॉइड होते हैं वो ग्रैना बनाते हैं, ऐसे अरेंजमेंट होती है स्टैक्स में। बट यहाँ के जो क्लोरोप्लास्ट हैं, यहाँ पर जो होते हैं वो ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी यहाँ के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्टैक्स नहीं बनाते हैं। यहाँ के जो थैलेकॉइड्स होते हैं वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, स्टैक्स यानी ग्रैना नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट, अब क्योंकि C4 प्लांट में दो तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक होता है ग्रैनल, एक होता है ए ग्रैनल। तो दो तरह के क्लोरोप्लास्ट है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। एंड मेसोफिल सेल में जो होते हैं इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती है, यानी पतली होती हैं, थिन वॉल। एंड बंडल शीथ में जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, इनकी मोटी सेल्स वॉल होती है। तो इसमें जो होता है दोनों फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, बोथ PS1 एंड PS2। बंडल शीट में सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है, ओनली PS1 इज प्रेजेंट। बाकी के डिफरेंस हम करते हैं। मेसोफिल सेल में O2 रिलीज होता है क्योंकि यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग होती है, वाटर स्प्लिटिंग। एंड वाटर स्प्लिटिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर मेसोफिल सेल में PS2 प्रेजेंट होता है। बंडल शीथ में O2 रिलीज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती है, नो वाटर स्प्लिटिंग, नो वाटर स्प्लिटिंग। क्योंकि यहाँ पर दोनों PS1 एंड PS2 प्रेजेंट होते हैं फोटोसिस्टम, इसीलिए ये साइक्लिक ETS एंड नॉन साइक्लिक दोनों शो करते हैं। नॉन साइक्लिक, यहाँ पे सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है बंडल शीथ में, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक शो करते हैं, साइक्लिक ETS। यहाँ के साइटोप्लाज्म में पेप्केज एंजाइम होता है, पेप्केज, एंड यहाँ पर होता है हमारे पास रुबिस्को, कहाँ पर, बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। एंड रुबिस्को यहाँ कौन सा साइकिल परफॉर्म करता है, C3 साइकिल। C3 साइकिल C4 प्लांट्स में होती है, ये क्वेश्चन आता है। तो C3 साइकिल जो होती है वो C4 प्लांट में होती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं C4 साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, मेसोफिल सेल, मेसोफिल, एंड ये नीचे वाला क्या होता है, बंडल शीथ। ये जो यहाँ पर ये कनेक्शंस हैं इन्हें बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो अब C4 साइकिल में क्या होता है, यहाँ से CO2 एंटर करता है एटमॉस्फेयर से, एंड CO2 यहाँ पर कंबाइन होता है पेप के साथ, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। पेप क्या है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, एंड यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर ये 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जिसे बोलते हैं OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बनाता है ये, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एंड ये होता है 4 कार्बन कंपाउंड।
तो आपसे पूछते हैं कि जो C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का है, इसीलिए इसका नाम क्या है, C4 साइकिल है। एंड फर्स्ट CO2 को किसने एक्सेप्ट किया, पैपकेज ने। अब ये यहाँ पर क्या बनाएगा, मैलिक एसिड, एंड मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होके आता है बंडल शीट सेल में। मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है, ये मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है, एंड ये प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन से पास ऑन होके कहां पर आ जाता है, बंडल शीट सेल में। यहाँ पर ये क्या करता है, अपना डी कार्बोक्सिलेशन होती है इसकी, यानी यहाँ पे जो 4 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ से एक कार्बन ऑक्साइड जो होता है वो कौन ले लेता है, रुबिस्को, रुबिस्को लेकर एंड C3 साइकिल परफॉर्म करता है, रुबिस्को C3 साइकिल परफॉर्म करता है, यानी अल्टीमेट खाना बनाता है। एंड अब क्योंकि यहाँ पे मैलिक एसिड से एक CO2 निकल गया, अब ये वापस से 3 कार्बन कंपाउंड बन गया, वापस से क्या बन गया, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, एंड ये पास ऑन होके जाता है पेप, वापस से जाके पेप बन जाता है, जिसे बोलते हैं रीजनरेशन। एंड यहाँ पर 2 ATP जो होती हैं वो यूज होती हैं, 2 ATP यूज होती हैं, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले CO2 आया, CO2 किसके साथ कंबाइन हुआ, पेप से क्या बना, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन से पास ऑन होके आया बंडल शीट सेल में, बंडल शीट सेल में मैलिक एसिड का क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि यहाँ पर एक CO2 निकला एंड वापस से 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड बना, ये वापस गया मेसोफिल सेल में, पेप में कन्वर्ट हो गया, इसे बोलते हैं रीजनरेशन स्टेप, 2 ATP यूज हुआ। एंड यहाँ पर जब CO2 पेप से कंबाइन होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पर CO2 कंबाइन हुआ था। तो C4 साइकिल से आपकी क्वेश्चन बनता है कि CO2 को फर्स्ट एक्सेप्टर CO2 का कौन है, तो पेप, कितने कार्बन कंपाउंड, 3, एंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना, तो OAA यानी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रीजनरेशन स्टेप होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, एक एंजाइम होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम पायरुवेट डाइकाइनेज। तो अब हम इसका बैलेंस शीट पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट ऑफ C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट जो होते हैं वो कौन कौन से साइकिल शो करते हैं, एक तो C4 साइकिल एंड एक C3 साइकिल। C3 साइकिल कहाँ शो करते हैं, क्वेश्चन आता है तो बंडल शीट में, C3 साइकिल। अब C4 साइकिल में रीजनरेशन स्टेप में कितने ATP यूज हुए थे, 2 ATP एंड कितने CO2 के फिक्सेशन के लिए, और 1 कार्बन ऑक्साइड। एंड C3 में हमें याद होगा, मैंने आपको C3 साइकिल में पढ़ाया था, कितने ATP यूज हुए थे, 3 ATP एंड 2 NADPH, 3 ATP एंड 2। अब क्योंकि ये C4 प्लांट है, ये C4 साइकिल भी शो कर रहा है एंड C3 साइकिल भी शो कर रहा है, तो यहाँ पर टोटल ATP कितने हो जाएंगे आपके, 3 + 2 यानी 5 ATP एंड NADPH कितने हैं, ये सिर्फ 2 ही है, C4 साइकिल में कोई NADPH यूज नहीं हुआ, तो NADPH कितने हो जाएंगे, 2। अब ये किसके लिए है, ये फॉर 1 CO2 के लिए, बट हमारा जो ग्लूकोज बनता है वो कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन, तो फॉर 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2 कितने ATP यूज हो जाएंगे, 6 5 जा 30 ATP एंड 12 NADPH, 6 2 जा 12 NADPH। तो हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी हाई क्यों होती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि C4 प्लांट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हाई क्यों होती है, क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्ट प्रोसेस होता है, वो इनमें नहीं होता है, एंड ये हर तरह की कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं क्रांजेनॉट में की वजह से। ये हाई टेम्परेचर, हाई
CO2 कंसंट्रेशन, लेस CO2 कंसंट्रेशन, ये सब में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अमीषा बाय विज्ञान। थैंक यू।